गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बिमल सर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंट्स के चैप्टर 3 का पार्ट 2 भाग। और हमने देखा कि हमने चैप्टर 3 के पार्ट 1 में पढ़ा था अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में। जो हमने यह पाया कि अकाउंटिंग कंसेप्ट जो होते हैं वो अकाउंटिंग कंसेप्ट के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो टाइप था वो गोइंग कंसर्न था, सेकेंड जो पार्ट था वह कंसिस्टेंसी था, और थर्ड जो पार्ट था वह एक्रूअल था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में। तो देखते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन के 11th रूल। टोटल कितने रूल होते हैं? तो 11th रूल होते हैं, जो क्या है गोल्डन रूल है, यानी कि इस पे ही अकाउंटिंग कन्वेंशन आएगा। अब पहले तो हम ये जानते हैं कि अकाउंटिंग कन्वेंशन है क्या। तो आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशन, यानी कि एक जो पहले से चला आ रहा है अकाउंटिंग, यह एक ऐसा अकाउंटिंग ट्रेडिशन है का रिजल्ट है जो पहले से क्या है वो चला आ रहा है। ये क्या होता है? आउटकम्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशन है। अब इसके देखते हैं जो 11 जो रूल हैं, 11 जो पार्ट हैं उसके बारे में। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो ये बोलता है कि बिजनेस इंटिटी प्रिंसिपल, इसको हम जनरली अकाउंटिंग इंटिटी प्रिंसिपल के भी नाम से जानते हैं। फिर ध्यान देते हैं फर्स्ट जो है वो है बिजनेस इंटिटी प्रिंसिपल। अब ये बिजनेस इंटिटी प्रिंसिपल क्या है, तो इसको सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि ये राम है, ये राम है। राम ने अपना बिजनेस शुरू किया। वो क्या किया? अपना बिजनेस शुरू किया। बिजनेस को शुरू करने के लिए राम ने क्या किया? 10,000 रुपीज़ दिया। बिजनेस को शुरू करने के लिए राम ने 10,000 रुपीज़ दिया। तो अकाउंट जो है, अकाउंटिंग ये मानता है कि राम अलग है, बिजनेस अलग है। तो जो 10,000 रुपीज़ जो है, वो 10,000 रुपीज़ जो राम बिजनेस को दिया था, यानी कि जो बिजनेस है उसके लिए ये 10,000 जो रुपीज़ जो कैपिटल है वो क्या होगा? लायबिलिटी होगा। यानी कि बिजनेस को क्या करना है? राम को 10,000 रुपये देना है। यानी बिजनेस क्या है? एक लायबिलिटी है। किसके सापेक्ष में? राम के सापेक्ष में। इसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। बिजनेस इज क्रिएटेड एज सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, यानी कि अपने ऑनर से क्या है? अलग होता है तो ऑनर का ही पैसा, वो पैसा जो है ऑनर्स का ही है, लेकिन वो क्या होता है? ऑनर्स से अलग होता है। कौन? बिजनेस। सेकेंड जो आता है वो आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब इसको देखते हैं कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, तो इसके बारे में समझते हैं। मनी मेजर्स प्रिंसिपल बहुत सिंपल सी बातें हैं कि ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, वो ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मनी। जो मनी के टर्म में ट्रांजेक्शन होता है उसी को हम अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। एक बार फिर सुनते हैं मनी मेजर प्रिंसिपल क्या है। तो एक ऐसा ट्रांजेक्शन या इवेंट्स जो मनी के टर्म में हो उसको हम क्या करते हैं? अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब हम लोग थर्ड पार्ट देखते हैं, वो है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अब अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या है, तो इसके भी बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि ये जो है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल को हम यूँ कह सकते हैं कि इसका लाइफ लाइन जो होता है, इसका लाइफ लाइन यानी बिजनेस का लाइफ मालिक को, ऑनर को पता होता है। ऑनर को पता होता है कि जो मेरा बिजनेस स्टार्ट आज कर रहे हैं वो उसका जो एंड जो है 10 साल पे, 5 साल पे, 20 साल पे, 30 साल पे होगा। तो वो क्या करता है? वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस, जनरली बात बता रहे हैं, जनरली वह प्रॉफिट एंड लॉस का वह काउंटिंग, ये जब बिजनेस उसका फिनिश होगा तब वो नहीं करता है। वो प्रत्येक ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर तो वो क्या करता है? प्रॉफिट एंड लॉस निकालता है। प्रॉफिट हो तो भी अच्छा, लॉस हो तो भी अच्छा। फिर नेक्स्ट ईयर वो चलेगा, सेकेंड ईयर चलेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस वो गेन करेगा या पाएगा, फिर थर्ड ईयर आएगा। यानी ऐसे जो है वर्क वो क्या करेगा? करता जाएगा। तो इसका हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि लाइफ ऑफ एन इंटरप्राइज इज डिवाइडेड इनटू टाइम इंटरवल। ये किसमें डिवाइड होता है? टाइम इंटरवल में, नोन एज अकाउंटिंग पीरियड, जिसको हम अकाउंटिंग पीरियड के नाम से जानते हैं। एट द एंड ऑफ विच इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट्स इज प्रिपेयर। और इसके अंत में, यानी कि जब 1 साल का अंत होगा तो क्या किया जाता है? बनाया जाता है क्या?
इनकम स्टेटमेंट। क्या बनाया जाता है? इनकम स्टेटमेंट। बच्चों इसे याद रखेंगे, इनकम स्टेटमेंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से जानते हैं और पोजीशन स्टेटमेंट को हम बैलेंस शीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर पोजीशन स्टेटमेंट बोलेगा तो आपको समझ जाइए कि आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। और अगर क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट पूछ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए बोल रहा है। फिर ध्यान देते हैं, अगर वो इनकम स्टेटमेंट के बारे में बोलेगा तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस याद करना है, और अगर पोजीशन स्टेटमेंट के बारे में बोलेगा तो हमको क्या निकालना है, बैलेंस शीट निकालना है। इनकम स्टेटमेंट का नाम प्रॉफिट एंड लॉस, पोजीशन स्टेटमेंट का नाम बैलेंस शीट। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल की। अब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल क्या है, इसमें भी देखिए बहुत सिंपल सी बातें हैं। ऑल द सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन, जो भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होते हैं, शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज, उसे क्या करना चाहिए, पूर्णतः दिखा देना चाहिए इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फिर से ध्यान दीजिएगा, यानी इसमें ये बोलना चाह रहा है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल में, इसमें जो भी महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वह क्या कर देना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता देना चाहिए, यानी कि दिखा देना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कंटीजेंट लायबिलिटी इज शोन एज फुटनोट ऑफ द बैलेंस शीट। अब कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, यानी ऐसा लायबिलिटी में जो हम ये मानते हैं कि भविष्य में ये क्या होगा, ये घाटा का सौदा है, भविष्य में इससे हमको लॉस होने वाला है। ये जो कोई चीज़ है तो भविष्य में क्या करेगा, हमको लॉस करेगा, उसको क्या कर रहा है कंपनी, पहले ही दिखा देता है। क्या बोल दिखा देता है, कंटीजेंट लायबिलिटी को पहले ही दिखा देता है। इन शोन एज फुटनोट ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाते समय उसके नीचे वो क्या दिखा देता है, कंटीजेंट लायबिलिटी लिखकर जितना उसको अनुमान रहता है, जितना घाटा हो सकता है, उतना वो क्या करता है, दिखा देता है। इसी को कंटीजेंट लायबिलिटी। फिर कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में समझते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब कि एक ऐसा लायबिलिटी जो एक ऐसा घाटा जो अभी हुआ नहीं है लेकिन भविष्य में, इन फ्यूचर में वो क्या होगा, होने वाला है, इसको हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ पे, मटेरियलिटी। अब मटेरियलिटी क्या है, तो मटेरियलिटी मतलब समझ लेते हैं, बल्कि यहाँ पे मटेरियल मीन्स इम्पॉर्टेंट आइटम। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट आइटम, यानी कि मटेरियल को यहाँ पे इम्पोर्टेंस से लिया गया है। हैविंग सिग्निफिकेंट, जिसका अपना मतलब होता है ऑफ शुड बी डिस्क्लोज, यानी कि ये हम बल्कि ये बोल सकते हैं ना कि मटेरियल, अब होता क्या है, देखिए अगर ऐसे सोचा जाए तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि ऐसे समझो, जो मटेरियलिटी होता है वो क्या किया जाता है, जो छोटे छोटे जो खर्चे होते हैं उसको भी क्या किया जाता है, बुक में रिकॉर्ड किया जाता है, उसको हम मटेरियलिटी बोलते हैं। अब हम लोग 6 पार्ट पे आते हैं, प्रूडेंस या कन्वर्जिज, प्रूडेंस या कंजर्वेटिव। अब प्रूडेंस या कंजर्वेटिव में क्या देखते हैं, सपोज करिए कि ये आप हैं, यानी ये एक बिजनेसमैन है, ठीक है, और आपने एग्ज़ाम दिया था और अपनी मम्मी को बता रहे हैं। अब आपने एग्ज़ाम में आपको ऐसा लग रहा है कि हम मैथ में 90 नंबर लाएंगे। कितने नंबर लाएंगे? 90 नंबर। लेकिन आप तो हैं प्रूडेंस, आप तो हैं चालाक, आप तो हैं काबिल, तो मम्मी को पहले ही क्या बताया, तो मम्मी हम 85 जो है पाएंगे, यानी कि जितना आपको लग रहा है उससे बल्कि और कम ही बताना, तो क्या होता है, कंजर्वेटिज्म होता है या प्रूडेंस होता है। जैसे कि 80 आपको लग रहा है कि हम 80 पाएंगे, लेकिन मम्मी को क्या बताया आपने, 75। उसी तरह यहाँ पे दिया गया है एज ए। अब ये देखते हैं, डोंट एंटिसिपेट प्रॉफिट, बट अपने प्रॉफिट को एंटिसिपेट नहीं करना, यानी अपने प्रॉफिट को नहीं बताना, ठीक है ना, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, लेकिन वो अपने लॉसेस को क्या करे, बता दे, प्रोवाइड करा दे, यानी कि वो अपने फ़ायदे को ना दिखाए, बल्कि वो ये करे कि वो अपने जितने भी लॉसेस हैं उसको क्या करे, शो कर रहा है, डिस्क्लोज कर रहा है, बता रहा है। ये क्या होता है, प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। जी हाँ, अब होता क्या है कि एक कंपनी जो है, कंपनी रन कराती है, तो कंपनी को ये पता होता है कि कुछ डाउटफुल डेट्स होंगे। जैसे सपोज करिए कि हमने किसी को 10,000 रुपये दिया है, अब हमें पता है कि उससे हमको लेना है 10,000 रुपये, लेकिन हम ये जानते हैं
कि वो जो है 1,000 रुपये जरूर लूटेगा, वो 1,000 रुपये देगा नहीं। तो अब उस 1,000 को भरपाई हम कैसे करेंगे? तो उस 1,000 की भरपाई के लिए हम क्या करते हैं, हम एक प्रोविज़न क्रिएट करते हैं जिसको हम डाउटफुल डेब्ट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा इसका एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एज कास्ट और मार्केट प्राइस विच वन इज लोअर। अब कह रहा है कि जो क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, तो पहले तो ये जानते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्या है। तो क्लोजिंग स्टॉक यानी कि एक ऐसा सामान, एक ऐसा स्टॉक, एक ऐसा गुड्स जो क्या है अभी बच गया है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होता है, जो बचा हुआ सामान होता है, उसको हम या तो वैल्यू करते हैं कास्ट पे या मार्केट प्राइस पे, जो दोनों में क्या हो, लोअर हो, जो दोनों में क्या हो, जो दोनों में लोअर हो, जो दोनों में कम हो। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कास्ट प्रिंसिपल के बारे में। कास्ट प्रिंसिपल क्या है तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो कास्ट प्रिंसिपल सिंपल सी बात ये है, कास्ट प्रिंसिपल में जो है हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि इसमें जितने का किसी वस्तु, किसी एसेट्स का जो उसका रियल वैल्यू होगा, जो उसका रियल वैल्यू होगा, वही उसको इस बुक में हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। यानी सपोज करिए कि कोई आर्टिकल है, कोई गुड्स है जिसका दाम 1 लाख रुपए है, तो हम 1 लाख रुपए ही रिकॉर्ड करेंगे, भले उसका मार्केट वैल्यू कितना हो जाए, 1,20,000 हो जाए या 1.5 लाख हो जाए, जो भी हो जाए, लेकिन हमको रिकॉर्ड क्या करना है, एक्चुअल वैल्यू। ध्यान दीजिएगा, कास्ट प्रिंसिपल में क्या किया जाता है, उसका एक्चुअल वैल्यू भी क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। दैट्स सिंपल, ठीक है। अब हम आते हैं, ये जो टॉपिक 6 था, ये प्रूडेंस कंजर्वेटिज्म, ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको जरा एक बार अच्छे से आप लोग देख लेंगे। अब हम लोग आते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। अब देखते हैं मैचिंग प्रिंसिपल्स क्या है, ठीक है। तो मैचिंग प्रिंसिपल में लिखा गया है कि कास्ट इनकर्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। यानी कि सिंपल सी बात, मैचिंग प्रिंसिपल में क्या होता है ना कि मैचिंग कराया जाता है। कैसा मैचिंग कराया जाता है, कि सपोज करिए कि आपने एक मशीन खरीदा, मशीन को हमने 1 साल क्या किया, 1 ईयर हमने उसको चलाया, 1 ईयर चला, तो स्वाभाविक सी बात है मशीन से कुछ उनको रिवेन्यू मिला होगा, कुछ फ़ायदा मिलेगा, गुड। अब ये पता चला, अब एक्सपेंस की बात करते हैं, तो मशीन पे एक्सपेंस तो होगा नहीं, मशीन पे क्या लगा, डिप्रिसिएशन लगा। यानी मशीन हो सकता है कि वो उसका यूज होते होते मशीन का दाम जो है वो कुछ कम हो गया हो, तो उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। यानी एक तरफ रिवेन्यू आया तो दूसरे तरफ क्या आ रहा है, एक्सपेंस भी आ रहा है, दूसरे तरफ एक्सपेंस भी आ रहा है। फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब डिप्रिसिएशन क्या होता है, ये समझ लीजिए, डिप्रिसिएशन यानी कि ह्रास, ये बोल सकते हैं कि फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स का वैल्यू क्या होना, गिरना, एसेट्स का वैल्यू कम होते जाना एक समय अंतराल पे, उसी को हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं टॉपिक 9 नंबर, डुअल एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल। डुअल एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल क्या है, तो इसको भी देख लेते हैं कि यानी कि इसमें ये बोलना चाहता है कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एक्सेप्ट। जी हाँ, ये अकाउंट का समझिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्या इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो है ट्रांजेक्शन 2 प्रकार के होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है। इसको आप नोटिस करेंगे, इसको याद करेंगे। ट्रांजेक्शन हमेशा 2 प्रकार का होता है। जैसे बैंक में आप जाएंगे, ठीक है, तो अगर आपके अकाउंट में पैसा आएगा तो लिखा जाएगा कि आपका अकाउंट बिना क्रेडिट कर दिया गया, ठीक है, क्या वो आपका पैसा उतना बढ़ गया। तो अब यहाँ पे देखते हैं, और अगर आपके अकाउंट में डेबिट हुआ तो यानी उतना पैसा निकाल लिया गया है, ठीक है। तो अब देखते हैं, एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये फार्मूला है, इसको आप याद कर लेंगे कि एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। न तो आपको एसेट्स बताने की जरूरत है, न कैपिटल बताने की जरूरत है, नहीं लायबिलिटी, क्योंकि आप पीछे की क्लास में पढ़ चुके हैं। अब हम टॉपिक 3 पे आते हैं, वो सॉरी 10 पे आते हैं। 10 हमें बोला है रिवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल। अब रिवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल क्या है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज इन द पीरियड इन व्हिच इज द अर्न। इसको ये समझिए ना, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज जो प्रिंसिपल है वो एकदम एज एक्चुअल की तरह। एक्चुअल में हम क्या करते थे, कोई भी ट्रांजेक्शन जिस डेट पे होता था, जिस डेट पे हम कोई भी वस्तु को हम परचेज करते थे, उसी डेट पे हम उसको क्या करते थे, बुक में लिख देते थे। तो ठीक इसी प्रकार रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज, रिवेन्यू को हम रिकॉग्नाइज करते हैं इन द पीरियड, किस पीरियड में, इन व्हिच इज अर्न, यानी जब ये अर्न करता है तभी इसको हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज
रिसीवेबल आर नॉट, ये जब तक ये रिसीव हो या ना हो, यानी हमें कोई चीज़ फ़ायदा, जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई चीज़ बेचा, हमको 10,000 का फ़ायदा हुआ, तो ये जो है उसको उसी समय रिकॉर्ड कर लेना है। ये डजन मैटर, ये मैटर नहीं करता वो पैसा में अभी अमाउंट जो है रिसीव हुआ है या नहीं। इसी को हम रिवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल बोलते हैं, रिवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रिंसिपल। अब हम लोग लास्ट आते हैं 11 वेरीफिएबल यानी कि वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। अब देखते हैं कि जैसे वेरीफाई होता है उसी से लिया गया है वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। अब ये क्या होता है तो सुनते हैं, दीज मस्ट बी ऑब्जेक्टिव, ये दीज मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर कैपेबल आर वेरिफिकेशन। अभी देखते हैं, यानी ये सिंपल सी समझिए ना, वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल। ये एक्चुअली होता क्या है ना कि कोई भी हम वस्तु खरीदते हैं, कोई भी हम आर्टिकल को खरीदते हैं तो सिंपल सी बात उसको वेरीफाई किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हम वी मार्ट जाते हैं, वी मार्ट जाकर हमने कोई सामान खरीद कर आते हैं, काउंटर पे वो पैसा देते हैं, जब बाहर निकालते हैं तो क्या करेंगे, कीपर उसका पर्ची देखता है, रसीद देखता है और वेरीफाई करता है कि जो चीज़ें लिखा गया है वो जो चीज़ें जो हैं वही है ना। एग्जाम्पल के तौर पे इनवाइसेस। अब इनवाइसेस क्या होता है, जब आप कोई भी सामान परचेज करोगे तो आपको इनवाइस मिलेगी। जैसे वही वी मार्ट में गए सामान खरीदे, आपको कुछ पर्ची मिला है, या बिल्स भी समझ ही रहे हैं। ये सब क्या है, ये वेरिफिएबल के ये एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू।